नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हो भाई बच्चों? जैसे कि आप सबको पता है कि 9th क्लास की ज्योग्राफी हमने शुरू कर रखी है। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। 9th क्लास के सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बन जाएगी धीरे धीरे। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और स्पेशल सेशन भी हम साथ साथ लेके आते हैं ताकि ज़िंदगी में बच्चों की सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। अभी देखो, मौज मस्ती भी करनी है, खेलना कूदना भी है, और भी सोशल मीडिया का ज़माना है, चैट वगैरह करनी है किसी किसी से। तो भाई दुनिया में बहुत से काम है, पढ़ाई पढ़ाई तो है नहीं। तो उसके लिए स्पेशल सेशन की भी एक प्लेलिस्ट है, उसमें थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें बता देते हैं। पता होनी चाहिए भी बच्चों को, ठीक है भाई। आने वाले समय में भारत का भविष्य हो सब आप लोग सब। तो अब हम क्या करते हैं, देखो हमने ज्योग्राफी चल रही है, आज से हमने अपना हिस्ट्री भी शुरू कर दी है 9th क्लास की, ठीक है भैया। 9th क्लास की हिस्ट्री है बड़ी मज़ेदार तरह की, मतलब कि अगर समझ में नहीं आए तो इतनी खतरनाक है कि आप सोचते रह जाओगे इसमें था क्या हिस्ट्री में। क्योंकि आपको क्या पता है कि भाई इंडिया में क्या हुआ था, इंडिया के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन ये 9th क्लास की जो हिस्ट्री है, इसमें थोड़ा सा दुनिया के बारे में बताया गया कि दुनिया में जो आज के टाइम पे जो कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, डेमोक्रेसी का, ठीक है, सोशलिज्म का, मतलब ये आगे आगे पढ़ेंगे जब समझ में आएगा ये कहाँ से आए। ये हम इस बुक में आपके में बताया गया है कि भाई फ्रांस रिवॉल्यूशन में कैसे हुआ, रशिया रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, ये सारी नाजीज़म, हिटलर के बारे में बताया हुआ है। तो ये कुछ दुनिया के बड़े बड़े इवेंट इसमें आपकी क्लास में बताए गए हैं। तो दोस्तों, इसको अगर अच्छे से बताने वाला कोई हो तो ये सबसे बढ़िया आपको लगेगा सब्जेक्ट भी और ये चैप्टर भी। और मैं आपको इतने मज़ेदार तरीके से बताऊंगा भाई साहब, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। पढ़ने में 1% भी दिक्कत नहीं होनी, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलिए भैया, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम है आशीष और मैं 9th क्लास की सारी प्लेलिस्ट आपके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। सारे सब्जेक्ट अपने आप से बहुत अच्छे से करा रहा हूँ कि आपको एक भी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। अगर बुक की लैंग्वेज में पढ़ोगे तो दिमाग चकरा जाएगा, और इतने अच्छे से मैं करा रहा हूँ मज़ेदार तरीके से, कहानी के तरीके से, कि बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो चलिए भाई, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और लाइक शेयर और कमेंट कर देना वीडियो देखने के बाद कि कैसी लगी उसके बाद, ठीक है भैया। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। अच्छा भाई, चलो करते हैं वीडियो शुरू। पहले चैप्टर में पहला नाम, उसका नाम क्या है चैप्टर का? फ्रांस रिवॉल्यूशन। कब हुआ, ठीक है, ये बातें बाद की बात है, कब हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले फ्रांस फ्रांस क्या, किसकी बातें कर रहे हो? देखो भाई, इंडिया में अंग्रेजों का राज था, पता है आपको, बिल्कुल पता है। अंग्रेजों का ही एक पढ़ो। अंग्रेज कहाँ से? इंग्लैंड से आए, ठीक है। यूरोप कॉन्टिनेंट जो है वहाँ से, इंग्लैंड से कौन आए? अंग्रेज उठ के आए। उन्हीं के पड़ोसी एक देश, जैसे इंडिया पाकिस्तान की नहीं बनती, वैसे ही वहाँ पे इंग्लैंड की, फ्रांस की नहीं बनती थी, ठीक है। थोड़ा सा फ्रांस के बारे में बताया तो भी फ्रांस यूरोप कॉन्टिनेंट का एक बहुत ही विकसित देश है आज के ज़माने में। देखो भाई, इस चीज़ का कनेक्शन जो ये देखो, ये कब की बात है? ये सारी की सारी बात है 1789 की, ठीक है। ये रिवॉल्यूशन जो होता है 1789 में, मतलब कि इसके बाद यहाँ पे सुधार होने शुरू हो गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें आ गई। भारत में तो कब हुआ? 1947 के बाद की बातें हैं। तो ये इसलिए आज के टाइम पे ये देश अपने आप को डेवलप्ड बोलते हैं, जो इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, ये बहुत पहले आज़ाद हो चुके हैं। इंग्लैंड इनसे ही पहले आज़ाद हो चुका है। तो भाई यही थोड़ी सी इनकी बातें थी जो ये दुनिया में थोपते हैं कि भाई हम होशियार और हम ये और हम वो। तुम 200-300 साल पहले आज़ाद हो चुके हो, हम अब आज़ाद हुए, उसके हिसाब से तो हम बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। कुछ ही टाइम लगेगा तुम्हारे पास आने में और तुम्हें पछाड़ने में इन देशों को। तो दोस्तों, हम पढ़ते हैं, देखो फ्रांस के बारे में बता दिया मैंने, ठीक है भैया। पेरिस राजधानी है, आईफल टावर वाली, वहाँ पे समझते हो ना, आईफल टावर अपना 7 वंडर में आता है, तो उसी की फ्रांस की राजधानी है। अच्छे गोरे गोरे लोग होते हैं, खूबसूरत खूबसूरत। तो ये फ्रांस सोसाइटी के बारे में बताया गया। इसमें एक रिवॉल्यूशन हुआ है 1789 में, जैसे कि मैंने आपको बताया 1789 में एक रिवॉल्यूशन, यानी कि विद्रोह, यानी कि बगावत, यानी कि सरकार का उखाड़ के फेंकने का, मतलब जो भी चलता आ रहा है उसको उखाड़ के फेंकना। यहाँ पे क्या चल रहा है? देखो, फ्रांस जो देश है, ठीक है भाई, यूरोप कॉन्टिनेंट में जो फ्रांस देश है, उस फ्रांस देश में क्या चलता है? मोनार्च। अब ये क्या बोल दिया मोनार्च? ये कैसा वर्ड है भाई? ये होता है राजा महाराजा का शासन। राजा महाराजा का शासन कैसा होता है? मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है, ठीक है। बाप है, उसका बेटा होगा, फिर उसका पोता होगा, ये आपस में राजा यही रहते हैं, ठीक है भैया। और अपनी मर्जी से कुछ भी कर देते हैं, लोगों को कुछ सुनते नहीं है किसी की, ठीक है। मंत्री वगैरह होते हैं, लेकिन उनको सिर्फ थोड़ा बहुत पूछने के लिए होते हैं, एडवाइजरी के लिए होते हैं, करता राजा अपनी मनमानी था। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता है फ्रांस में। मनमानी चल रही है राजा की, लोग बाग परेशान हैं। तो लोग बाग कब तक परेशान होंगे? कुछ टाइम होता है, बहुत लंबे समय तक परेशान होने के बाद लोग क्या करते हैं? उस चीज़ का विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो यही यहाँ पे हुआ था फ्रांस रिवॉल्यूशन में, विरोध करना शुरू कर दिया। यहाँ पे था अपना एक संघी किस्म का इंसान, संघी बोले तो मतलब कि लुईस 16। नाम देखो 16, मतलब कि वो भी रोमन नंबर में 16, ऐसे नाम है उसका। मतलब कि ऐसे नाम कौन रखता है भाई साहब? मतलब कि ऐसे रख दो 1 2 3 4 सबके नाम यही होने दो, लुईस भी क्यों लगा रहे हो? 16 लगा के भी क्यों तुम? मतलब कि ये अपनी पीढ़ी का 16वां है शायद, कुछ ऐसा ही बताना चाह रहे हैं। तो क्योंकि उससे इससे ये भी तो पता चल रहा है ना कि राजा महाराजा अपने उसका बेटा, फिर उसका बेटा 16 पीढ़ी से ये बनता आ रहा है। मतलब कि इसलिए हो गया है परेशान। बेचारे के हाथ में जब गद्दी आई,
मतलब इसी गलती है नहीं। देखो गलती ये है जब इसके हाथ में गद्दी आई, फ्रांस के पास में पैसा है नहीं, मतलब कि जब इसको राजा बनाया गया। फ्रांस के पास में पैसा नहीं है, खजाना खाली है। खजाना खाली क्यों है? ब्रिटेन का, मैंने बताया इंडिया पाकिस्तान की तरह इनकी लड़ाई चलती रहती है, ठीक है, ब्रिटेन से लड़ते रहते हैं, पैसा बिल्कुल है नहीं। वॉर जो करता है पैसा खत्म होता ही होता है, पैसा इनके पास है नहीं। और ये फ्रांस से अब मुझसे लड़ने लग रहा है, ब्रिटेन से, ट्रेजर मतलब जो खजाना होता है वो बिल्कुल खाली है। तो ये नई नई तरह के टैक्स लेके आने लग रहा है, कोशिश कर रहा है कुछ तो चेंज किया जाए। इसकी बुद्धि मतलब कि भ्रष्ट हो चुकी है, मतलब कि ये सोच रहा है। देखो इनकी सोसाइटी का देखो आज के टाइम पे क्या बोलते हैं कि इंडिया में बंटवारा है 4 तरह के जो है हमारे, आप जैसा कि आपको पता होगा भी, ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं, शूद्रास होते हैं। तो बोलते हैं कि भाई इंडिया में तो डिवीज़न है, इंडिया की सोसाइटी में तो भेदभाव है। अरे तुम्हारी सोसाइटी में इतना खतरनाक भेदभाव था वो सुनो, हैं तुम हमें बाद में बताना, हम बताते हो तुम्हारी सोसाइटी के बारे में। देखो भाई फ्रांस सोसाइटी कैसी थी, ये अगर फ्रांस नहीं, मतलब फ्रांस नहीं है, वहाँ की सोसाइटी के बारे में बता रहा हूँ। देखो भाई यहाँ पे ये ऊपर का एरिया है, इसमें थोड़े से लोग हैं, ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट पोजीशन पे आता है, मतलब पावर में भी, पैसे में भी, हर चीज़ में प्रिविलेज जो छूट होती है, ये अपना किस में आता है? फर्स्ट पोजीशन पे आता है, क्लर्की, ठीक है भैया। उसके बाद जो उसके सेकंड पे आता है वो आता है नोबिलिटी, मतलब कि ये आदमी जो है ये क्लर्की के नीचे है, लेकिन ये भी थोड़े से क्या है, इनके पास भी छूट वगैरह है, ये भी ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। और ये जो ज़्यादा लोग हैं, लाइन यानी कि पॉपुलेशन का 90%, अगर 10 लोग में से लगा लो कुछ तो इसमें है, 2-4% इसमें है, 7-8% इसमें, बाकी 90% लोग इसमें हैं, ठीक है। ये कौन से है? इसमें कौन कौन आता है भाई साहब? इसमें आता है पीजेंट। पीजेंट क्या होता है भाई साहब? अरे पीजेंट होता है किसान। आर्टिशन, आर्टिशन क्या होता है भैया? अरे ये जो कलाकारी करते हैं, हाथ से कुछ बना दिया, मतलब कि हस्तकलाई करते हैं, तो कुछ भी। बिजनेसमैन छोटे मोटे, ठीक है, बिजनेसमैन इसमें आ गए, ठीक है भैया, समझ लेना है, पूरा मत लिखो, ठीक है, ये बिजनेसमैन इसमें आ गया। तो ये बड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इस थर्ड इसमें आती है, ठीक है, थर्ड नंबर पे आती है। मतलब कि ये रैंक है उनके देश में कौन कितना पावरफुल, पहले सबसे ऊपर क्लर्की, दूसरे पे नोबेलिटी, तीसरे में पीजेंट। और देखो सबसे खतरनाक बात देखो इनकी, जो सबसे कम है पॉपुलेशन में उनके पास सबसे ज़्यादा पावर है, ठीक है, जो थोड़े से ठीक है उनके पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर, मतलब उनसे कम है लेकिन इनसे ज़्यादा। और जो पॉपुलेशन में ज़्यादा इनके पास तो मतलब पैसा तो कम है और पावर बिल्कुल भी नहीं है, और पॉपुलेशन में ज़्यादा। मतलब कि कुल मिला बात ये है कि फ्रांस में क्या चल रहा है, इन लोगों से टैक्स नहीं लिया जा रहा, मतलब कि इनके पास पैसा है, इनके पास छूट है, ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं ये, इनसे तो टैक्स ले नहीं रहे। और जो पहले से बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत कमा रहे हैं किसान वगैरह अपनी मेहनत से, उनके ऊपर टैक्स पे टैक्स थोप रहे हो। मतलब टैक्स पे टैक्स का क्या मतलब है? दुनिया से लड़ रहे हो तुम, हैं, कब कहीं कहीं पे लड़ रहे हो, इन लोगों का क्या लेना उस लड़ाई से? तुम अपने कुछ भी घमंड के मारे, ईगो के मारे लड़ रहे हो, और ये तुमसे तुम पैसे मांग रहे हो इनसे, हैं, टैक्स बढ़ाते जाते हो। जैसे तुम्हें लगा ब्रिटेन से हमला थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा और टैक्स बढ़ा दो लोगों पे। टैक्स कैसा, मतलब लोगों से ये भी बोला गया तुम फौज में भी काम करोगे, ज़बरदस्ती काम करा रहे, लोगों से बोल रहे कि तुम्हें पैसा भी देना है और तुम्हें जो है ये ऊपर की 2 क्लास है, इनके घर में नौकर की तरह काम भी करना पड़ेगा। मतलब कि ज़िंदगी झंड आदमी ये कहाँ है? ये लुइस, हाँ ये 16 भाई साहब, ये इस आदमी की इतनी ज़िंदगी झंड है, इसके नाम से एक अफवाह फैल गई देश में। मतलब कि पहले तो जब ये राजा बना इसके ट्रेजर बिल्कुल खाली है, और उनके देश में क्या है, अफवाह फैल गई कि भाई साहब ये जो अपना संघी आदमी है लुइस 16 है, झंडा आदमी, ये बोल रहा है कि अब पूरे वहाँ पे क्या कर दिया जाए, पूरे फ्रांस में लोगों में अफवाह फैल चुकी है कि ये अपने सैनिक भेज रहा है कि भाई अब लोगों को बिना बात की मारना पीटना शुरू कर दो। लोग बागों में अफवाह फैल गई बिना बात की, क्योंकि पागल तो था ही, लोगों ने सोचा हाँ भी कर भी सकता है। तो लोगों ने क्या किया भाई, इससे पहले ये अपने सैनिक हमारे पास भेजे, लोग बाग इकट्ठे हो गए, भाई ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अपने आपस में इकट्ठे हो और राजा पे हमला बोल दो। तो ये बात चलती है 1789 में, जो एकदम से ये रिवोल्ट होता है, ठीक है, ये ऊपर का कारण था। अब देखो पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं, फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी बता दिया मैंने, 3 हिस्सों में बटी हुई थी, ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर ये थे, दूसरे पे ये थे, तीसरे पे ये थे। इनको टैक्स देना था, इनको टैक्स नहीं देना था। एक ऊपर से ये पूरी दुनिया में क्या है, ये लड़ाई भी कर रहे हैं, युद्ध भी कर रहे हैं, पैसा इनसे ले रहे हैं। अब आता है स्ट्रगल टू सर्वाइव, मतलब कि जीने के लाले पड़े हुए हैं इन लोगों को। लाले का मतलब समझते हो? नहीं समझते, मतलब समझ जाओ यार, जीने के लाले पड़े हुए हैं, मतलब कि कैसे समझाएं, मतलब ज़िंदगी झंड, बड़ी मुश्किल से लाइफ काट रहे हैं, खाने के लिए पैसा नहीं है, पॉपुलेशन धड़ाधड़ बढ़े जा रही है। मेन रीज़न यही था कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है, जो इनकी कहीं पे 2.5 करोड़ के आसपास थी वो 3 करोड़ हो चुकी है। नॉर्मल सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों के खाना ज़्यादा चाहिएगा। अब फ्रांस छोटा सा देश, खाना जितना होता था उतने लोगों के लिए था। अब नॉर्मल सी बात है, अब इकोनॉमिक्स का अगर आप थोड़ा बहुत समझोगे, अभी अब मैं समझाऊंगा आपको बहुत अच्छे से, एक डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट चलता है। मतलब कि दुनिया में मान लेते हैं कोई चीज़ है, वो 100 ही है बस, ये पेन मान लेते हैं 100 है और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, सबको चाहिए। और लोग बाग यहाँ पे पहले 100 थे जब तो ठीक था, सबको एक एक था, अब यहाँ पे लोग हो गए 200, ठीक
ठीक है भैया। अब ये पेन के लिए क्या करेंगे, अब पहले जो ये 1 रुपये में एक पेन मिल रहा था, अब ये क्या कहेंगे भाई पेन सो ही है जिसके पास जो 5 रुपये दे सकता है वो खरीद के ले जाओ। मतलब महंगाई बढ़ गई ना, जो 1 रुपये में पहले पेन मिल रहा था, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से अब वो 5 रुपये में कह रहा है भाई 5 में ले जाना हो तो ले जाओ। अब लोगों को जरूरी है, अब ये 5 रुपये अब हर को तो दे नहीं पाएगा, ऊपर के कोई जो अमीर आदमी होंगे, 100 आदमी जो होंगे, जो ज़्यादा पैसे होंगे वही खरीद पाएंगे, बाकी 100 के पास तो है नहीं। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे क्या होता है प्राइस बढ़ता जाता है हर चीज़ का, ठीक है। तो प्राइस 5 हो गया, अब कल को ये क्या बोलेंगे वो आदमी 300 हो गए तो 10 हो गया, 20 हो गया, ऐसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, साथ साथ प्राइस बढ़ रहा है क्योंकि डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई हो नहीं पा रही। सप्लाई मतलब कि प्रोडक्शन तो उतना ही होना है, खेत में जो 20 बोरी गेहूँ होता है तो वो तो 20 ही होगा, लोग बाग बढ़ रहे हैं, अब 20 की जगह 30 मांग रहे हैं तो कहाँ से आएंगे। हालांकि ये रीज़न इनका था भी, जो ये दुनिया पे जो हमला करते थे, जो इंडिया पे कब्जा कर लिया, जो चाइना पे, श्रीलंका पे, पाकिस्तान जो हमारा बल्कि आज के टाइम पे नहीं है, सब पे इन्होंने कब्जा क्यों किया, इन्होंने कब्जा इसलिए किया था अपने देश में कुछ है नहीं, कहीं और से लेके आएंगे, थोड़ी टेक्नोलॉजी थी तो और देशों पे हमला बोल देते थे, तो ये इनका मेन रीज़न था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, लोगों को सर्वाइव करना भारी हो रहा, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, पैसा है नहीं, और ये जो है अपना खतरनाक इंसान, अपना जो संकी इंसान है लुईस 16, ये भाई साहब टैक्स पे टैक्स बढ़ा रहा है। ये बोल रहा है कि और टैक्स दो, मतलब कि खाने के पैसे है नहीं और टैक्स दे दे तेरे को। अब इसको टैक्स नहीं देना किसी को, लोग बाग गुस्सा है, तो अब एक गुस्से का कारण ये हो गया, ठीक है भैया। दूसरा क्या कारण है, ग्रोइंग मिडिल क्लास, मतलब कि एक चीज़ समझो, जहाँ पे भी लोग समझदार होंगे वहाँ पे लोग बाग इनके बकाये में नहीं आते राजा महाराजाओं के, ठीक है। पहले क्या बोला जाता था, डिवाइन का कुछ बोला जाता था, कंसेप्ट ऑफ डिवाइन, मतलब कि राजा ने मतलब कि भगवान ने राजा को बनाया है, मतलब कि ये दुनिया में एक भ्रम उस टाइम पे, मतलब लोग बाग पढ़े लिखे थे नहीं, भगवान के नाम से सारे काम करवा लिए जाते थे, तो इनको बोल दिया गया कि भगवान ने बनाया है राजा को, अगर राजा गलत भी कर रहा है तो वो भगवान की मर्जी है, वो तुम्हें अगर कुछ सता रहा है, तुम भूखे हो, खाना नहीं है तुम्हारे पास में, उसका रीज़न तुम्हारी ही गलती होगी, तुमने कुछ बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए राजा ने तुम्हारे ऊपर टैक्स ठोका है। तो राजा को बोला गया कि डिवाइन रूल चल रहा है, भगवान ने भेजा है, भगवान खुद तो आ नहीं सकता, इसलिए राजा को बना के तुम्हारे पास भेजा है। तो ऐसा चल रहा है अब, ठीक है। अब लोग बाग हो गए यहाँ पे ग्रोइंग मिडिल क्लास, यानी कि थोड़े मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो थोड़े पढ़े लिखे लोग बढ़ने लग रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत पैसा भी उनके पास बढ़ रहा है। जैसे ये थर्ड वर्ल्ड में थे, इसमें क्या था, इसमें बिजनेसमैन भी थे, ठीक है, बिजनेसमैन है, पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, इनके पास पैसा है, तो ये अपने लोगों को पढ़ा भी रहे हैं, और पढ़ा रहे हैं। उस टाइम पे क्या हुआ भाई, अपने अलग अलग क्या बोलते हैं जो फिलोसफर होते हैं, जैसे कि जॉन लोके है, मतलब कि भाई कुछ आदमी है, रोसेसियो है, ये 2-3 ऐसे आदमी हैं, मतलब कि उस टाइम पे फिलोसफर जो दुनिया को बता रहे हैं कि भाई हर कोई बराबर है। जैसे कि पहले क्या होता था, पहले स्लेवरी चलती थी, स्लेवरी यानी कि कोई आदमी अगर मतलब कि दास के घर में पैदा हुआ है तो वो भी आने वाले समय में दास ही रहेगा, ठीक है। तो दास का उनका खुद का मानना भी ये था, दास का दुनिया उनको नहीं कहती, उनका खुद का मानना भी ये था कि हमें कुछ भाई वे बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, ऐसा तो होना ही है, ये तो मतलब कि भगवान की मर्जी है। तो उस चीज़ को अपोज नहीं करते थे, मतलब उस चीज़ का विरोध नहीं करते थे, भाई ऐसे ही होना है, ठीक है। कोई किसी को बराबरी नहीं समझ रहा है, सब कुछ भी नहीं है वहाँ पे, काले गोरे का कितने भेदभाव कर रहे हैं, सब मान रहे हैं कि भगवान की मर्जी है। तो अब मिडिल क्लास बढ़ रही है, पढ़े लिखे लोग बढ़ रहे हैं, ऊपर से फिलोसफर जो नए नए आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि भाई दुनिया में सब कोई हर कोई बराबर है, जैसे इंसान बना तो हर इंसान ही है, गोरी चमड़ी काली चमड़ी सब इंसान है, अमीर गरीब सब इंसान है। तो लोगों में जैसे पढ़े, ग्रोइंग मिडिल क्लास बढ़ी, पढ़े लिखे आदमी थे थोड़े, तो इनको थोड़ा सा इन्होंने किताबें पढ़ी, अलग अलग फिलोसफर के आइडिया पढ़े, तो इनको लगा नहीं भाई जो हमारा राजा कर रहा है भगवान के नाम पे गलत है। अब ग्रोइंग मिडिल क्लास हुई तो इन्होंने आवाज़ उठानी शुरू की, इनके राजा के खिलाफ, मोनार्च के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की, ठीक है भैया। अब होता है आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, मतलब कि रिवॉल्यूशन का अब फूटेगी, मतलब कि अब कब तक लोग बाग इनसे गुस्सा रहेंगे, मतलब कि ठीक है करे जा रहा है, अपनी मन मर्जी करे जा रहा है लोग बाग, कभी तो इनका गुस्सा फूटेगा। एक तो वो रूमर फैल गई कि भैया राजा मरवाने वाला सबको, तो लोग बाग वैसे वो एकदम से आउटब्रेक हो गए। इसका एक मेन कारण ये भी होता है, क्या नाम है, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन का, कि अब एक क्या होता है ना, वहाँ पे क्या होता था फ्रांस में कि जैसे कुछ कानून बनता है, कुछ टैक्स बढ़ाना होता है ना, तो ऐसा नहीं था कि राजा अपनी मर्जी से टैक्स बढ़ा देगा, था थोड़ा बहुत सिस्टम चल रहा था वहाँ पे कि राजा को टैक्स बढ़ाना है तो उसको ये जो तीनों ये है ना, इनकी असेंबली बिठाई जाएगी, तीनों की तरफ से कुछ कुछ लोग भेजे जाएंगे, वो आके बताएंगे कि भाई टैक्स बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, ये तीनों आके बताएंगे। अगर ये बोल देते तो टैक्स बढ़ जाएगा। अब भाई इनको तो टैक्स देना ही नहीं है, अरे भाई साहब बात तो यही है, इनको तो टैक्स देना ही नहीं है, मेजोरिटी तो इनकी होगी, ये तो बोल देंगे बढ़ा दो, इनको तो अपनी और मजे आ जाएंगे, पैसे ज़्यादा आएंगे, इनको तो अपनी ऐशोरा मिल जाएगी, इनको टैक्स देना नहीं है। अब 3 वोट में से 2 तो हमेशा कहेगी बढ़ा दो, अब ये तो बोल देगा भाई बढ़ा दो, ठीक है। अब ये लोग जो है ये थोड़े पढ़े लिखे भी हो गए, ये क्या बोल रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं, हर किसी को एक एक वोट मत दो, इसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है इसको ज़्यादा वोट दो, इसमें कम पॉपुलेशन है इसके पास वोट थोड़ी कम होनी चाहिए, माने कि इसमें अगर 90 लोग हैं तो इसके पास 90 वोट होनी चाहिए,
ठीक है। इसमें अगर 6 लोग हैं तो इसके पास 6 वोट होनी चाहिए, इसमें 4 है तो इसमें 4 वोट होनी चाहिए। ऐसे वोट करो तुम, जब 100 में से जो मेजोरिटी 50 से ज़्यादा कहेंगे वो काम कराओ। मतलब कि ज़्यादा पॉपुलेशन का भला तो यहाँ से होगा, बुरा तो यहाँ से होगा। अब तुम अपनी मर्जी से टैक्स हटवा देते हो, बढ़ा देते हो, तुम्हें तो देना नहीं है। तो भाई इन लोगों को अब आ गया गुस्सा, क्योंकि नया टैक्स बढ़ाने के लिए जब इसने लुईस 16 अपने क्रांतिकारी आदमी ने, जब लुईस 16 ने अपना नया कानून लेके आया कि भाई टैक्स बढ़ा रहा हूँ मैं, इन्होंने हाँ बढ़ दी और टैक्स बढ़ गया। जैसे ही टैक्स बढ़ने की आई कि भाई साहब एक नेशनल असेंबली बना ली इन लोगों ने, इन्होंने एक अपना अलग से ग्रुप बना लिया कि भाई यहाँ पे बैठो, अब बताएंगे हम सरकार कैसे चलाई जाती है राजा को। राजा के खिलाफ थोड़े से प्रोटेस्ट होने शुरू हुए जगह जगह पे। मतलब कि एक क्या हुआ, भूखमरी इतनी हो गई है, खाना नहीं है। एक तो मैंने बताया था कि भाई सर्वाइव तो हो नहीं रहा लोगों से, ऊपर से वहाँ पे मतलब कि गर्मी सर्दी बहुत भयंकर वाली पड़ गई है। फ्रांस का आपको पता है सर्दी थोड़ा नॉर्थ में आता है, तो यूरोप के कंट्री है तो वहाँ पे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो फ्रांस में सर्दी इतनी भयंकर लेवल की पड़ गई कि भाई अगर बर्फ़ जमी रहेगी तो खाना कहाँ से उगेगा, वहाँ पे खाना नहीं हुआ। बर्फ़ जमी रही, खाना नहीं हुआ तो लोगों को और ज़्यादा दिक्कत होगी, खाने की तक की भी दिक्कत होगी। तो अब क्या हुआ भाई, लोग बाग होशियार हो चुके हैं, ठीक है, पहले ही परेशान है, ऊपर से जो है इसने भाई साहब ने टैक्स बढ़ा दिया है। तो एक नेशनल असेंबली बनाई गई उनके देश में, इन लोगों के जो पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, कौन से थे, मिडिल क्लास के जो पढ़े लिखे लोग थर्ड स्टेट से आते थे, जैसे कि बिजनेसमैन टाइप। इन्होंने बोला कि अब राजा की मनमानी नहीं चलेगी, यहाँ पे हो गया रिवॉल्यूशन, सरकार के खिलाफ, राजा के खिलाफ मार पिटाई शुरू हो गई है, ठीक है। अब राजा समझ चुका है कि भाई अब मेरे हाथ से बात जा चुकी है, ठीक है। 1789 में जब राजा ने देखा भी कोई नहीं मान रहा, तो अब मेरे हाथ से बात जा चुकी है। तो रिवॉल्यूशन यहाँ पे जैसे आउटब्रेक होता है, लोग बाग सड़कों पे उतरते हैं, हर किसी को मारना पीटना शुरू करते हैं, चाहे पुलिस वाले, मतलब कोई फौजी हो, चाहे कोई सैनिक हो, सबको मारना शुरू करते हैं। तो राजा ने बोल दिया भाई देखो अब एक काम करते हैं, एक उस पर समझौते पे जाते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च। देखो भाई एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है मोनार्च, ठीक है। एक तो राजा महाराजा होता है, या फिर देश में एक संविधान होता है, उसके हिसाब से देश चलता है, जिस संविधान में लिखा होता है वो आपके पॉलिटिकल साइंस में जो है मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, डेमोक्रेसी क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि अब राजा महाराजा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये लगा लो कि एक किताब है, एक बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि भाई राजा क्या क्या कर सकता है। मतलब जैसे आज के टाइम पे होता है कि लेजिस्लेचर होता है, यानी कि कानून बनाने के लिए अलग लोगों को हम चुनेंगे, ठीक है, फिर उनमें से ही कुछ एग्जीक्यूटिव बनेंगे, जो ये कानून बनाएंगे वो काम ये एग्जीक्यूटिव करेंगे, फिर कुछ गलत होगा तो जुडिशरी है ही। तो अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में ये होता है, राजा के हाथ से थोड़ी सी पावर लिमिट कर दी गई। मतलब कि कुछ लिख दिया गया कि भाई राजा जो है टैक्स जो है ऐसे बढ़ा सकता है, और सबको वोटिंग राइट दे दिया गया कि भाई अब ये तीनों काम करेंगे आपस में मिलकर। राजा सिर्फ अकेला ही कानून बना रहा है, अकेला ही सब कुछ जजमेंट भी दे रहा है और अकेला ही उनको लागू भी कर रहा है कानूनों को, ऐसा नहीं चलेगा। अलग अलग लोग आएंगे और वो भी वोटिंग से चुन के आएंगे। तो इसको बोला जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची फ्रांस में शुरू हो जाती है, ठीक है भैया, ये बात समझ में आ गई। ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी आप पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, मेरे से ही पढ़ोगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिनकी भर नहीं बोल पाओगे उस चीज़ों को। तो भैया ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च फ्रांस में चल जाती है, और लेजिस्लेटिव जो है अब यहाँ पे चल जाती है। लेकिन अब आने वाले इसका एक और पार्ट बनाऊंगा मैं, इस वीडियो को एक में नहीं हो पाएगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो भैया ये जो था ओवरव्यू आपने ले लिया, अभी इससे भी लोग बाग शांत नहीं होंगे, इससे लोग मतलब राजा को तो थोड़ी चुल लगी रहेगी मेरी, कैसे मतलब ऐसे कैसे मेरी पावर कम कर दी। अब ये कहेगा ना, ये करेगा थोड़ी बहुत कोशिश, हाथ पैर हिलाएगा। अब हालांकि इसके हाथ पैर हिलाने का कुछ फ़ायदा लंबे समय तक रहेगा नहीं, इसको उखाड़ फेंका जाएगा, फिर नॉर्मली वहाँ पे चलेगा देश। तो ये इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई कमेंट सेक्शन में बता दो यार, ठीक है। 20 मिनट से पिछले रेगुलर बोल रहा हूँ, तो थोड़ा शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक भी कर दो, और कमेंट में तो बता ही दो कैसी लगी। तब तक के लिए सेकंड पार्ट ले गया तो तब तक के लिए जय हिंद।